जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ साथ रीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का अध्ययन किया। मैंने उसमें आपको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, या डिमांड या सप्लाई इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन इस वजह से क्रिएट होता है। साथ साथ मैंने इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, विभिन्न वर्गों के ऊपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, और मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, और किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और मॉनेटरी मैकेनिज्म और फिजिकल मैकेनिज्म का हमने प्रयोग किया। नहीं, फिजिकल मेजर और मॉनेटरी मेजर्स का उपयोग करके हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका अध्ययन हमने किया। आज का हमारा टॉपिक है फिलिप्स कर्व। आज हमको फिलिप्स कर्व का अध्ययन करना है। फिलिप्स कर्व दिया किसने, और ये फिलिप्स कर्व कहता क्या है? A.W. फिलिप्स के द्वारा ये दिया गया, और इन्हीं के नाम पे इस कर्व का नाम पड़ गया फिलिप्स कर्व। अब ये A.W. फिलिप्स ने जो अपनी फाइंडिंग की यूके के इकोनॉमी के संदर्भ में, उन्होंने देखा इन्फ्लेशन को, जब उन्होंने देखा उसकी अध्ययन किया उन्होंने, तो उनकी फाइंडिंग है 1861 से 1957 के बीच में इन्होंने ये देखा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप होती कैसे? इन्फ्लेशन, या इसको समझ सकते हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया वो वेज को लेकर के किया, वेज इन्फ्लेशन की बात की उन्होंने। वेज इन्फ्लेशन या और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में मध्य में क्या संबंध होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? उन्होंने इसका जो एनालिसिस किया उसमें उन्होंने बताया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट के घटने का मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, बढ़ेगा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है तो हमको इन्फ्लेशन को टॉलरेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में हमको इन्फ्लेशन को टॉलरेट करना पड़ेगा। यही इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा। तो यहां पे क्या, अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन अगर है ज्यादा तो इसका मतलब है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम है। और अगर इन्फ्लेशन कम है या इन्फ्लेशन को घटाना है तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इन दोनों के बीच में, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर घटेगा यानी कि रोजगार बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हमको कुछ ना कुछ मात्रा में इन्फ्लेशन टॉलरेट करना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो जीरो इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से होता नहीं है अर्थव्यवस्था में, और डिजायरेबल भी नहीं है। जीरो इन्फ्लेशन अगर डिजायरेबल है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में विकास की गति रुक जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि किसी न किसी मात्रा में इन्फ्लेशन होना चाहिए। और इन्फ्लेशन कहते हैं किसको, इसका भी हमने अध्ययन किया। जैसा कि कीन्स ने कहा था, कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स ने कहा था कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर प्राइसेस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सेमी इन्फ्लेशन या अर्धस्फीति, सेमी इन्फ्लेशन कहेंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि इससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ बढ़ती है। बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ता है, सप्लाई नहीं बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता है? कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं। तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, वो इन्फ्लेशन नुकसानदायक होता है। तो एक तरीके से अगर समझा जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो किसी ना किसी मात्रा में डिजायरेबल होता है, यानी जीरो इन्फ्लेशन जो है वो डिजायरेबल चीज नहीं है।
अब फिलिप्स ने जो अध्ययन किया 1861 से 1957 के बीच में और ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। वो होती क्यों है उसके बारे में जैसे हम समझ सकते हैं कि एक रिसेशनरी पीरियड है अर्थव्यवस्था में, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिसेशन के बारे में, मंदी। तो रिसेशनरी पीरियड है जिसको हमने बोला था री इन्फ्लेशन, या एक तरीके से रिसेशन में अगर अर्थव्यवस्था मंदी की अर्थव्यवस्था में, री इन्फ्लेशन दूसरी चीज हो गई, रिसेशन एक तरीके से मंदी हो गया या धीमी अर्थव्यवस्था है आपकी। और री इन्फ्लेशन तो वो होता है जिसमें धीरे धीरे कीमतें क्या होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, जिसको कि हम कह सकते हो री इन्फ्लेशन कह रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन यानी कि जिसमें कीमतों को कम किया जाता है। तो वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमको क्या करना होता है, री इन्फ्लेशन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में चली जाती है। तो रिसेशन का जो पीरियड है वो रिसेशन का पीरियड जब आता है, रिसेशन में होता क्या है, गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है क्योंकि ये आशा की जाती है गवर्नमेंट जो है कुछ अर्थव्यवस्था में करे, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये स्थिति होती है। तो क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की जगह साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और फिर प्रोडक्शन और प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस बढ़ी। तो ये एक तरीके से समझा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट को जो अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है रिसेशन को दूर करने के लिए एक तरीके से, तो रिसेशन को जब दूर करने के लिए ये सब किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ते क्योंकि फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर यही चीज़ माना जाए कि धीरे धीरे ये हो कि वो वेजेस बढ़ाने के लिए अगर एक तरीके से वर्कर जो है डिमांड करने लगे, तो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट हो जाता है और प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे वर्कर्स जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, एम्प्लॉय से डिमांड करते हैं कि वो उनकी वेजेस को बढ़ाएं, बिकॉज उनकी जो जीवन निर्वाह व्यय है वो बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से वेजेस बढ़ती हैं और फिर वो इम्पैक्ट डालती है प्राइस के ऊपर। तो एक तरीके से वो रिफ्लेक्ट होता है प्राइस में और प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। तो ये जो फाइंडिंग थी फिलिप्स महोदय की, एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। दूसरी तरफ जब इसका उल्टा हो वाइस वर्सा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये अध्ययन किया फिलिप्स ने। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जी, उसमें उन्होंने जो डायग्राम में बताया, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, यहां पे उन्होंने दिखाया अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, प्रतिशत में, और यहाँ पे इन्फ्लेशन को परसेंटेज में दिखाया गया। और जो कर्व की बात की गई वो कर्व ऐसे बना कुछ, इसको कहा गया क्या, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, इसको हम पीसी से डिनोट कर देते हैं, फिलिप्स कर्व। अब वो उन्होंने एक स्कैटर डायग्राम बनाया जो है एक तरीके से स्कैटर प्लॉटिंग के हिसाब से जो है कि एक इस फॉर्म में जो है वो क्रिएट होगा जो है, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इन्फ्लेशन घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसको दूसरे डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये जो स्कैटर डायग्राम उन्होंने बनाया था स्कैटर प्लॉटिंग के माध्यम से, अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं ये होता कैसे है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पे हमने क्या दिखाया था आपको, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में, और यहाँ पे इन्फ्लेशन, चाहे वेज इन्फ्लेशन ही ले लेते हैं, इन्फ्लेशन जो वो भी परसेंटेज में। अब क्या होता है कि फिलिप्स कर्व कुछ ऐसे बनेगा। अब
इस पॉइंट पे क्या है, जीरो इन्फ्लेशन, यानी कि जो डिजायरेबल नहीं, जिसको मैंने बताया कि जीरो इन्फ्लेशन है, और ये फिलिप्स कर्व, इसी फिलिप्स कर्व। अब मान लीजिए इस पॉइंट से हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यू आता है, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी जीरो से इन्फ्लेशन बढ़ गया। और ये इन्फ्लेशन हम मान चलते हैं, इसको हम प्राइस से डिनोट करते हैं, पी से इसको डिनोट किया। अब ये एक ऐसी कंडीशन बनी, यानी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से, जहाँ पे क्या था कि इन्फ्लेशन जो था जीरो था और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो इस पॉइंट पे था। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, रोजगार बढ़ा, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब मान लीजिए हम U2 पे आ जाते हैं, U1 पे आ जाते हैं, तो U1 से क्या होगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, और प्राइसेस जो है वो बढ़ करके P1 पहुंच जाएंगे। तो A B, इस तरीके से आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे जैसे कमी आ रही है वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है, और ये एक तरीके से इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। और एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में कई शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होते हैं, मतलब कई शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मिलकर के एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनाते हैं। उसमें होता क्या है, क्योंकि जब हम स्टैगफ्लेशन का अध्ययन करते हैं, एक आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या स्थिति है, स्टैगफ्लेशन का अध्ययन मतलब स्टैगफ्लेशन को कह सकते हैं आप एक तरीके से, स्टैग्नेंसी है और प्लस इन्फ्लेशन है। प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो वही का वही है, प्रोडक्शन लेवल वही तरीके से, और हर चीजें वही है, लेकिन इन्फ्लेशन तब भी बढ़ रहा है। एक तरीके से एक तरफ क्या स्टैग्नेंसी है, स्थिरता, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को बहुत जरूरी है समझना। ये जो बताया फिलिप्स कर्व ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, यानी कि यहाँ जीरो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो तरीके से नॉन डिजायरेबल है, और यहाँ पे एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है अगर उसको हम घटा देते हैं, यानी कि यू कर देते हैं, तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ जाएंगे, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि वो एक तरीके से कॉस्ट को क्रिएट करेंगी। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को और कम करते हैं, U1 पे आ जाते हैं, तो प्राइस फिर हाई कर जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम किया तो प्राइसेस बढ़ गए, यानी इन्फ्लेशन बढ़ा। तो ये तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब एक ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व था। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कई हो सकते हैं, लॉन्ग रन एक होगा। अब हमको लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में बता दें। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कई होंगे, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एक होगा। अब जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बना के दिखाया है, यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जैसे पहले था एज इट इज वैसे ही रहेगा, इन्फ्लेशन भी वैसे ही रहेगा, इस वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस लाइन इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो बिंदु है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जीरो इन्फ्लेशन है। बट जीरो इन्फ्लेशन इज नॉट डिजायरेबल। मैंने बताया था कि आपको जीरो इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है, कि आवश्यक भी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होकर के N1 हुआ और प्राइस जो है वो बढ़ गया, यानी इन्फ्लेशन P1 पे पहुंच गया, यानी परसेंटेज में ये भी रहेगा, ये परसेंटेज में ही दिखाए जाएंगे। अब आप देख रहे हो N1 से जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटा, तो एक तरीके से P1 जो है प्राइस बढ़ गया, इसको इन्फ्लेशन कह सकते हो, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसे बनेगा, जैसे दो चीजें होती हैं, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन। साथ साथ मनी इल्यूजन।
इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय रखे और इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन जब अगर है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी और एक तरीके से एम्प्लॉय जो है वो डिमांड करेंगी हमारी वेजेस जो हैं वो इन्फ्लेशन लेवल के बराबर जो है वो बढ़ाई जाए। मान लीजिए इन्फ्लेशन लेवल 10% और उनकी वेजेस भी 10% बढ़ा दी जाए, तो वो क्या हो गया एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल जो कि पहले था 10% जो था उसको लेकर के वेजेस को बढ़ाया गया। रैशनल एक्सपेक्टेशंस वो है जिसमें क्या होता है कि करंट, यानी कि आज अगर प्राइस बढ़े हैं तो आज के हिसाब से हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए, तो वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हुआ। अब तीसरी चीज है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन क्या है? मनी इल्यूजन यानी कि मुद्रा विभ्रम जिसको कहते हैं। मान लीजिए आप इन्फ्लेशन हुआ और वेजेस को बढ़ाने के लिए आपने जो है एम्प्लॉयर से बोला वेजेस बढ़ी, बट वेजेस उतनी बढ़ी जितना इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन के बराबर वेजेस बढ़ी, इसका मतलब वेजेस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो आपको उतनी ही परचेसिंग देगी जितना कि पहले देती थी, यानी कि उसकी कैपेसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आपकी वेजेस 10 से 15 भी हो जाए और इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ा है, तो इसका मतलब कि वो 15,000 में आप वही काम करोगे पहले जो 10,000 में करते थे। तो एक तरीके से वो मनी इल्यूजन है, आपको बस देखने में लग रहा है कि आपकी सैलरी 15,000 हो गई, बट है वो उतना ही। तो हम इस चीज को यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए दिस पॉइंट से, ए पॉइंट से अनएम्प्लॉयमेंट घटा, N1 हुआ, प्राइस बढ़ गए, तो हम बी पे आए, तो क्या हुआ? कीमतें बढ़ गई, तो सरकार क्या करने लगी? कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करने लगेगी। कंट्रोल कैसे, जो मेजर्स लेती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार होगी। तो हम ए से जो बी पे आए, जो उसको कंट्रोल करने लगेगी सरकार जो इन्फ्लेशन को, तो बी से फिर हम पीछे बैक चले जाएंगे, ए पे आ जाएंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फिर अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगा। बट ये एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन या रैशनल एक्सपेक्टेशन की जहां तक बात की गई, अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन। अगर एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन है तो क्या हो गया कि हम N1 पे हैं और फॉर एग्जांपल जैसा कि रैशनल और एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन क्या कहता है कि अगर करंट जैसे कीमतें बढ़ी वैसे हमारी प्राइस बढ़ा दी जाए, यानी वेजेस को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा कि हम बी से ए पे नहीं जाएंगे, इन्फ्लेशन होगा, सरकार प्रयास करेगी, बट हम बी से सी पे जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन रहेगा बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लॉन्ग रन वो अपने उसी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सी पे आ गए। देन आफ्टर अगर मान लीजिए फिर अनएम्प्लॉयमेंट घट के N2 हो जाता है और प्राइसेस बढ़ करके P2 हो जाते हैं, तो फिर यानी कि एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन के और रैशनल एक्सपेक्टेशंस के अनुसार क्या होगा, हम फिर डी से सी पे गए, फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे चले जाए डी पे, फिर डी से हम बी पे जाएंगे, फिर हम इससे ई पे जाएंगे, यानी कि एक तरीके से वो चलता रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। और इसका संबंध किससे, मैंने बताया था आपको, स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत जो स्थिति दिखाई देती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई वृद्धि नहीं होती, इन्फ्लेशन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेंसी होती है और इन्फ्लेशन, दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती है, स्थिरता भी होती है, स्टैग्नेंसी और इन्फ्लेशन दोनों दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फ्लेशन है बट एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पे जिस चीज को हम बता रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ यहाँ पे, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार बढ़ा तो कीमतें बढ़ी, फिर रोजगार और बढ़ा तो कीमतें और बढ़ गई। बट हियर ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही हम ए से सी पे गए, सी से ई पे चले गए और कीमतें बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वही का वही रहा। तो ये था हमारा टॉपिक आज फिलिप्स कर्व के बारे में, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया, A.W. फिलिप्स ने दिया। उसके साथ साथ हमने स्टैगफ्लेशन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का अध्ययन किया, जिसमें कि मैंने बताया आपको शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कई हो सकते हैं बट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एक ही होगा। और एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन, मनी इल्यूजन और एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन, ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई, इनका रिलेशन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व से है और कैसे है उसका अब हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, हम अगले टॉपिक में